नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, तीनों राज्यों में झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव हैं, जुमलों, नारों और विषैले बयानों की बाढ़ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन और इसके खिलाफ चुनाव लड़ रहा इंडिया गठबंधन और महाविकास अघाड़ी गठबंधन एक दूसरे को नारों और जुमलों से पीछे छोड़ने और चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में जो विषैली विचारधारा है उसकी जीत होगी, या फिर जो हक अधिकार की बात करके ओबीसी की, जो संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर जूझने की बात कर रहा है, उसकी जीत होगी। यह तो 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में संविधान को खत्म कर देने, 400 पार सीटें पाने, 370 पार सीटें पाने के बाद संविधान खत्म कर देने का उसका जो फार्मूला उसके लिए घातक साबित हुआ, अब क्या वही विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में भी सामने आने वाला है? हमें तो ऐसा ही लगता है। बटोगे कटोगे का नारा हिट जरूर हुआ है, लेकिन सकारात्मक रूप से नहीं हिट हुआ है। वोट बरसाने वाला नहीं सिद्ध हुआ है, बल्कि यह वोट काटने वाला और भारतीय जनता पार्टी के नफरत के प्रति नफरत पैदा करने वाला बयान साबित हुआ है। सिर्फ 3 राज्यों में नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कटोगे बटोगे जैसी सोच पर इस देश के 98 करोड़ मतदाता अपने को अलग रखना चाहते हैं और ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। हम कहते हैं कि अगर मध्यावधि चुनाव खुदा न खास्ता 2-3 महीनों में हो सकता है कि हो जाए, तब भी बटोगे कटोगे का दंश झेलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। बटोगे कटोगे के आधार पर क्या इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह डेंट लगने वाला है जिस तरह से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में संविधान को खत्म करने के बयान पर डेंट लगा था? भारतीय जनता पार्टी समझती है कि वह कम्युनल एजेंडे को, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण को और जहरीली भाषा बोलकर, बुलवाकर अपने आनुषंगिक नेताओं योगी और हेमंत बिश्व शर्मा और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को आगे करके जिस तरह से जहरीली भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पहले करती रही है और उसका फायदा उठाती रही है, अब वह समय नहीं रह गया है। कर्नाटक चुनाव के बाद से ही इस देश ने धार्मिक मुद्दे को छोड़ दिया है। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली का कद इतना बड़ा बना दिया था अपने भाषणों में कि जब वह किसी भी जनसभा या रैली में जाते थे तो हाथ उठवा करके नारे लगवाते थे, जय बजरंग बली का। और उन्होंने तो यहां तक कहा कि जब ईवीएम की बटन दबाइए तो कहिए जय बजरंग बली। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में बुरी हार हुई थी और उसके बाद ही आरएसएस ने अपने अखबारों में लेख लिख करके चेता दिया था भारतीय जनता पार्टी को कि अब निकट भविष्य के किसी भी चुनाव में धार्मिक मुद्दा
बजरंग बली का मुद्दा, जय श्री राम का मुद्दा काम आने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण भी काम आने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के इस नसीहत को नजरअंदाज किया और उसी के परिणाम स्वरूप फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की शरण में चले गए। आधे अधूरे मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ था, राम की प्राण प्रतिष्ठा करने लगे, मंदिर का उद्घाटन करने लगे, तो लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कट्टरपंथी सोच रखने वाले सभी को लगा कि अब तो एक तरफा जीत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और तीसरी बार 2 बार से ज्यादा शक्तिशाली होकर के उभरेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण, यहां तक कि राम मंदिर का उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा भी काम नहीं आया। और जिस तरह से अति आत्मविश्वास में आकर के इन्होंने संविधान पलटने, संविधान हटाने की सोच पाल ली और सिर्फ अपने अंदर ही नहीं बल्कि उसे बयानों में, भाषणों में प्रकट भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक नेताओं ने। इसके परिणाम स्वरूप संविधान बचाने का मुद्दा उठा और भारतीय जनता पार्टी का धार्मिक फार्मूला, यहां तक कि जय श्री राम का भी हवा निकल गया। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाना, विपक्ष को तवायफ कहना, मुजरा कराना, यह सब भी काम नहीं आया। उसी हेट स्पीच की तरफ विधानसभा महाराष्ट्र और विधानसभा झारखंड का चुनाव लगभग पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी अपने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, विषैले भाषण, काट डालो मार डालो, बटोगे तो कटोगे की भाषा का जिस तरह से इस्तेमाल कर रही है, हम समझते हैं कि मतदाता इंतजार कर रहे हैं 20 नवंबर का, जिस दिन बटन दबाएंगे और अभी से मन बना चुके हैं कि सांप्रदायिक सोच, विषैली विचारधारा, जहरीले नारों और भाषणों को सबक सिखाना है और इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाना है, महाविकास अघाड़ी को आगे बढ़ाना है, तभी विकास होगा। ये लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करके, विषैले भाषण दे करके देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं, देश को किस तरह से बेच रहे हैं और संविधान के लिए किस तरह से खतरा बन गए हैं, लोकतंत्र के लिए किस तरह से खतरा बन गए हैं, धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए किस तरह से खतरा बन गए हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमादा है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के नारे, भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी सोच से इस देश की जनता वाकिफ हो गई है और अब वह नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम के बीच दरार हो। जो साझा संस्कृति हजारों सालों से हमारे देश में आ रही है विभिन्न धर्मावलंबियों की, जो सर्वधर्म संभाव बना हुआ था सदियों से, उसे ही आगे ले जाने का काम इंडिया गठबंधन कर रहा है और उनका साथ देने के लिए 98 करोड़ मतदाता और 140 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है। ऐसे में हमें लगता है कि अगर जहरीली भाषा, जहरीली सोच और नकारात्मक विचार को दिल में रख करके और मुंहों से बयां करके अब भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कि अपना अस्तित्व भी नहीं बचा पाएगी। नरेंद्र मोदी 2014 में जीत करके आए थे तो इतना आत्मविश्वास से बोल रहे थे कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे। 10 साल बीत गए, कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बन सका। कांग्रेस कमजोर जरूर हुई, जर्जर जरूर हुई, लेकिन वह फिर से दुगनी ताकत के साथ खड़ी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला करने में सक्षम साबित हो रही है।
कई राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने यह अपनी ताकत दिखा दी है और निकट भविष्य में होने वाले 20 नवंबर के चुनाव जो महाराष्ट्र और झारखंड में है, इस पर भी अघाड़ी गठबंधन और एनडीए गठबंधन आगे बढ़त बनाए हुए है। जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, सर्वे तो गायब हैं क्योंकि सर्वे वाले गच्चा खा गए हैं हरियाणा में, इसलिए सर्वे गायब हैं या उन्हें गायब करा दिया गया है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गोदी मीडिया यह कहने की स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का महायुति गठबंधन और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए गठबंधन जीत सकती है। लेकिन वार पलटवार में हम समझते हैं अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रह गई है। जिस तरह से बांटोगे काटोगे का प्रतिरोध कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है और उन्होंने तो कहा है कि काटोगे बांटोगे ऐसा नहीं होने वाला है, तुम खुद कटोगे और बंटोगे। और जो कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वही दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बट गई है। औपचारिक बंटवारा तो नहीं हुआ है कि कोई गुट अलग हो गया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार को नहीं पसंद कर रहे हैं, अजीत पवार शिंदे को नहीं पसंद कर रहे हैं और शिंदे फडणवीस को नहीं पसंद कर रहे हैं। इस तरह से तीन धाराओं में महायुति गठबंधन तीन धड़ों में बट गया है और इसका परिणाम बटने का क्या होगा सामने आ जाएगा 23 नवंबर को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही गठबंधन के नेताओं के प्रति जहरीले विचार जहरीले बयान दे रहे हैं, उससे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। महायुति गठबंधन और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सीट शेयरिंग से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी का अंतर्कलह जो खुल करके सामने आया है और अजीत पवार ने तो यहाँ तक एक बड़ा खुलासा करके धमाका कर दिया पूरे देश में कि उद्धव सरकार को 2022 में गिराने के लिए अडानी के घर पर अडानी, शरद पवार, अजीत पवार, चाणक्य यानी अमित शाह, शिंदे और फडणवीस ये सब मीटिंग में बैठे थे और उसके बाद ही सरकार को गिरा दिया गया। सबका मीटिंग करना तो सही है, लेकिन कारपोरेट जगत का मुखिया अडानी कैसे पहुंच गया वो तो सियासती भी नहीं है। लेकिन हम समझते हैं वह सियासत में न हो करके, राजनीति में न हो करके भी अपनी सरकार चला रहा है। आज राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा कि मोदी सरकार मत कहिए, अडानी सरकार कहिए, इसे अडानी चला रहा है, मोदी तो मोहरे हैं। तो मोदी सत्ता आज जिस तरह से अडानी कांड को लेकर अडानी के घर पर मीटिंग होने और उसके बाद महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार को गिराए जाने का मामला 2022 में सामने आया था, आज उस पर कोहराम मचा हुआ है पूरे महाराष्ट्र में। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कुकर्म किया था उद्धव सरकार को तोड़ने के लिए, एनसीपी को तोड़ने के लिए, कांग्रेस को भी तोड़ने का प्रयास हुआ था, उसकी चर्चा, उसकी धमक पूरे महाराष्ट्र में सुनाई दे रही है। एंटी इनकम्बेंसी, अडानी की धमक, किसानों की समस्या, बेरोजगारों का दंश, गरीबी, महंगाई, इससे एनडीए गठबंधन, महायुति गठबंधन
बैकफुट पर आ गया है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में हरियाणा नहीं है, वो हरियाणा की अलग परिस्थितियां हैं, महाराष्ट्र की अलग परिस्थितियां हैं। हरियाणा की संस्कृति अलग है, भाषा अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग है, और महाराष्ट्र की अलग है। महाराष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा राव फूले, वीर शिवाजी की धरती है। उस धरती पर धर्मनिरपेक्षता साहू जी महाराज के समय से ही है, और समानता का न्याय साहू जी महाराज के समय से ही है। साहू जी महाराज ने अपने राज्य में पिछड़ों को आरक्षण दिया था, अपने राज्य के तमाम कर्मचारियों और पदों पर उन्होंने पिछड़ी जातियों को वरीयता दिया था और 50% तक इन्हें रखा था। आरक्षण की शुरुआत अगर कहें तो साहू जी महाराज के समय से ही हुई थी, जो अब आगे बढ़ती जा रही है, और ओबीसी के हक अधिकार, पिछड़े वंचित ओबीसी जो कि गरीबी की मुख्य धारा में है, अधिसंख्यक होकर के भी, बहुसंख्यक होकर के भी वह गुलाम बने हुए हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, और मनुवाद की चादर से उन्हें इस तरह से ढक दिया गया है कि न शिक्षित हो सकते हैं, न जागरूक हो सकते हैं। लेकिन अब आरएसएस और मनु महाराज और भारतीय जनता पार्टी की सोच, जो मनुस्मृति से बिलोंग करती है और पिछड़ों को दबाती है, दलितों को दबाती है, आदिवासियों को दबाती है, उन्हें नीच, अधम, म्लेच्छ, शूद्र, अंत्य तमाम शब्दों से नवाजा गया है और उनके हक अधिकार को छीना गया है। आज उन्हें हक अधिकार वापस करने का समय आ गया है, और राहुल गांधी ने चुनाव में, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर तमाम विधानसभा चुनाव हो, इसमें ओबीसी की आवाज उठा करके, संविधान बचाने की आवाज उठा करके और वर्तमान जन समस्याओं को उठा करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी और भागवत और भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, इससे प्रभावित हुई है, सकारात्मक परिवर्तन आया है महाराष्ट्र की जनता में। और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, 13 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में आ गई थी, 9 सीटें जीत सकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी फिर नंबर 2 की पार्टी रहेगी और कांग्रेस नंबर 1 की पार्टी बनेगी विधानसभा चुनाव में भी। अभी बहुत समय नहीं हुआ है। हमें तो लगता है कि अगर कांग्रेस को जितनी सीटों की जरूरत है, 145 सीटें अगर दी गई होती तो संभवतः उसका क्रेज इतना बढ़ा है, उसकी लोकप्रियता इतना बढ़ी है कि जादुई आंकड़े तक पहुंच सकती थी अकेले। लेकिन गठबंधन की गरिमा का भी सवाल रखना था, इसलिए सीटों का बंटवारा हुआ और गठबंधन के अन्य घटक दलों को मिला करके कांग्रेस आगे रहेगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, अघाड़ी की सरकार फिर से बनेगी जैसे 2022 में बनी थी। राहुल गांधी हर जगह कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी कर लिया है और पुराने जख्म को कुरेदने का काम करते हैं कि किस तरह से शिवसेना को तोड़ा गया, किस तरह से एनसीपी को तोड़ा गया और किस तरह से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की गई थी। इन सब वजहों से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है और भारत के सबसे धनी, सबसे समृद्ध राज्य महाराष्ट्र में उसकी बुरी तरह से हार होने वाली है। तो वार पलटवार का दायरा इतना बढ़ गया है कि बटोगे कटोगे पर आ गया है और बटोगे कटोगे का विरोध जिस तरह से कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है और उन्होंने कहा है
कि बांटना काटने का काम तो आपने फिर सुधार करके कहा था कि आपने प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे थे, तो कहे नहीं प्रधानमंत्री हैं इसलिए हम आप कहेंगे। आपने सदियों से किया है। आरएसएस जिस मनुस्मृति को मानती है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत जिस मनुस्मृति को मानते हैं, वह मनुस्मृति बांटने काटने का ही काम किया है, आज से नहीं सदियों से। और आज भी अगर बांटने काटने की बात हो रही है तो इसे लोकतंत्र और इस देश के निवासी कतई नहीं पसंद कर रहे हैं और इसका परिणाम बुरा भुगतना पड़ेगा। खड़गे ने तो यहां तक कहा कि मनुस्मृति को जलाओ तभी कटोगे बटोगे की विचारधारा का अंत होगा। जब तक मनुस्मृति रहेगी तब तक कटोगे, मरोगे, बटोगे, अत्याचार होगा, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों के ऊपर वर्ण व्यवस्था का दंश झेलना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था को उन्होंने 4 वर्णों में नहीं बल्कि 5 वर्णों में बताया कि इन्होंने तो समाज को बांटने का काम, समाज को 5 वर्णों में बांट दिया। पहला ब्राह्मण जो मुंह से पैदा होता है, और दूसरा क्षत्रिय जो बाहों से पैदा होता है, बनिया पेट से पैदा होता है, और शूद्रों से इन्होंने शूद्र पैरों से पैदा होता है। और शूद्र सिर्फ शूद्र ही नहीं है बल्कि शूद्र के बाद महाशूद्र, शूद्र में ओबीसी आते हैं, हम भी उसी में हैं। हमारे घर भी पंडित को भोजन कराया जाता था हमारे बचपन में, और पंडित आते थे, बड़ी शौक से खाना बनाते थे, खाते थे। खाना बनाने में उनका सहयोग हमारी माँ, दादी और बड़ी माँ वगैरह किया करती थी। सारा काम वो करती थी, सिर्फ रोटी सेकने या पूड़ी तलने का काम पंडित या पंडिताइन किया करते थे, बाकी सारे काम। तो हम शूद्र में उच्च वर्ग के शूद्र हैं, और निम्न वर्ग के शूद्र जिसे महाशूद्र कहा जाता है, उसमें दलित यानी शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लोग आते हैं। तो 5 वर्णों में तो बांटने का काम मनुस्मृति ने किया है, और आज फिर बांटने का काम, और बांटने का ही नहीं बल्कि काटने का काम करने की बात अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं मथुरा में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा से घुमा करके उसको कहते हैं कि बांटोगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, वही बात कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कड़वी भाषा कम है ये। और इसी तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि बटोगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। योगी आदित्यनाथ ने जिस कटोगे बटोगे की बात कही है, यह इतना तीखी और जहरीली भाषा है कि अब खुद को अपने से अलग करने में लग गए हैं मोहन भागवत भी, नरेंद्र मोदी भी। लेकिन तीर निकल चुका है तर्कस से, और अब वह जो वार करेगा उल्टे भारतीय जनता पार्टी पर वार करेगा, विपक्ष को पर वार करने वाला नहीं है। विपक्ष ने संविधान की तरह इसे मुद्दा बना करके जिस मजबूती के साथ झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कटोगे बटोगे का मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा है, हमें लगता है कि विपक्ष भारी पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी पर। और अगर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होती है तो कोई और नहीं, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख भारतीय जनता पार्टी में अपना अध्यक्ष बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को रिमोट से चलाएंगे। मोदी और शाह का नाम नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में। आरएसएस के लोग आ जाएंगे शीर्ष नेतृत्व में, गडकरी जैसे लोग आ जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को का कायाकल्प करने पलटने का काम करेंगे। फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिंदा करेंगे जो अपने जहर से खुद ही मौत के कगार पर खड़ी हो गई है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।